डियर स्टूडेंट, वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में मैं इस छोटे से वीडियो में जिक्र करूंगा। देखिए, ऐसे आपने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबिलिटी बेसिस पे कॉस्ट के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है, जान रखा है कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्शन पे वो कॉस्ट जो सेम रहे वो फिक्स कॉस्ट है। जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करे उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ कॉस्ट का बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ। जैसे जो और भी जो अदर टाइप ऑफ कॉस्ट होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट, इस तरह से कुछ 7-8 टाइप के जो इम्पोर्टेंट कॉस्ट है उस पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट किसको कहते हैं? हिस्टोरिकल मीन्स ये आपको दिख रहा है कि हिस्टोरिकल मीन्स ये हिस्ट्री से बना है। हिस्ट्री क्या होता है? पास्ट इवेंट। तो जो कॉस्ट ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कोई भी आप मशीन परचेज किए, बिल्डिंग परचेज किए, तो उसमें आपने ऑलरेडी खर्च कर रखा है। तो इस तरह का जितना भी आपका पेमेंट हो चुका है किसी एसेट, गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने में, उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। तो ये क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है जो आपने पेड किया था उस एसेट को उस पास्ट टाइम में परचेज करने में। इसका आप अगर अभी करंट में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसमें वो कॉस्ट कोई रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए उसे पोस्टमार्टम कॉस्ट भी कहते हैं। सिर्फ ये आपको एक जानकारी प्रोवाइड करता है कि आप ये पर्टिकुलर एसेट कितने में परचेज किए थे, दैट्स इट। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे थे। देखिए, पूरे कॉस्ट जितने टाइप ऑफ कॉस्ट है इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही एक ऐसा कॉस्ट है जिसके डेफिनेशन में कॉस्ट वर्ड नहीं आता। इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द कॉस्ट, क्योंकि जब आप कोई भी कॉस्ट के बारे में डिफाइन करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, सम कॉस्ट, तो आप लिखते हैं इट इज द कॉस्ट रिलेटेड टू डॉट डॉट डॉट। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होता ही नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट लॉस्ट। इसका आप अगर डेफिनेशन देखेंगे तो है इट इज द बेनिफिट लॉस्ट फ्रॉम द रिजेक्टेड अल्टरनेटिव। यहां देखिए कर्सर के साथ, it is the benefit cost from the rejected alternative when we are we have adopted a new alternative। तो क्या होता है बेनिफिट लॉस फ्रॉम रिजेक्टेड अल्टरनेटिव? इसको आप एक एग्जांपल से समझ लो। सपोज करो आपका एक घर है, रेंट पर है, आप 5,000 रुपीज आपको रेंट का इनकम आ रहा है। अब आप सोचे कि भाई अब रेंट भी नहीं है, हम इस पर अपना दुकान चलाएंगे, कोई शॉप चलाएंगे। तो आप रेंट को, जो आपका पहले अर्निंग का एक सोर्स था, उसको क्लोज कर दिया। यानी उस अल्टरनेटिव को आपने रिजेक्ट करके आप सपोज करो एक शॉप आप ओपन की और पूरे महीने मेहनत करने के बाद आपको 4,000 रुपीज अगर सिर्फ इनकम आया, तो आप मंथ के एंड में सोचेंगे कि इससे अच्छा था कि आप बिना मेहनत के आपको रेंट से 5,000 रुपया आ रहे थे।
तो वो जो रेंट से आपकी कमाई हो रही थी, वो जो आपने गंवा दी, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो रिजेक्टेड अल्टरनेटिव यानी पास्ट में आप जो कर रहे थे, उससे होने वाली जो कमाई आपने गंवाई, तो वो जो गंवाई हुई कमाई है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द कॉस्ट, इट इज द बेनिफिट लॉस्ट फ्रॉम द रिजेक्टेड अल्टरनेटिव, यानी रेंट, जो आप पहले रेंट से आपको जो इनकम हो रहा था, उसको जो आपने रिजेक्ट कर दिया, उससे जो होने वाली कमाई थी आपकी, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब आप उसमें बिजनेस किए और बिजनेस की कमाई से आप कंपेयर किए, नेचुरली कंपेयर होता है, भाई पहले क्या आ रहा था इनकम, अब क्या हो रहा है। तो उस कंपैरिजन के बाद ही आप डिसीजन लेते हैं कि क्या मेरा डिसीजन सही है या गलत है, कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपैरिजन पर्पस के लिए काम आता है। डिसीजन लेने के समय एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की यूज होती है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये रेलिवेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। तो ये था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। और भी इसके एग्जांपल दिए जा सकते हैं कि आपके पैसे बैंक में सपोज पड़े हुए हैं, एफडी में 5% रिटर्न मिल रहा है एफडी से, आप उसको किसी बिजनेस में लगाते हैं और वहां से 4% रिटर्न आता है, तो आप कहेंगे इससे अच्छा तो वो बैंक में ही था। क्योंकि आपका जो आपने जो रिजेक्टेड अल्टरनेटिव क्या है, यहाँ पे बैंक में जो अर्निंग थी 5%, आपने उसको बना लगाई किसी न्यू अल्टरनेटिव में जहाँ थी अर्निंग उससे कम। तो आप कंपेयर करके आप डिसीजन ड्रॉ किए कि नहीं, बिजनेस में लगाने से अच्छा है कि इसको एफडी में ही रहने दो। तो पिछले वाले बिजनेस से होने वाली कमाई का कंपैरिजन नए बिजनेस जो आप अभी एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उससे करके आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, डिसीजन बनाते हैं कि कौन सा सही है, पास्ट वन या प्रेजेंट वन। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में थोड़ा कंसेप्ट था, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉस्ट आता है, स्लाइड में चलते हैं, संक कॉस्ट। तो अब हम लोग संक कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। संक कॉस्ट एक तरह का हिस्टोरिकल कॉस्ट ही है, यानी ऐसे कॉस्ट जो पास्ट में हो चुके, जिसके करंट डिसीजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Such cost which is already done and which is not going to affect the current or future decision making. So they are irrelevant for decision making. इसलिए इसको irrelevant cost भी कहते हैं। तो sunk cost में ऐसा कुछ है नहीं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आप किसी होटल में खाना खाएं और खाना अच्छा नहीं लगा, तो आप कह सकते हैं कि अब पैसा तो वो डूब गया, अब आपको खाना अच्छा लगे ना लगे, that money already you have spent, that gone। तो पास्ट में, हिस्ट्री में जब आपने कोई कॉस्ट कर दी, जो कुछ आपने एक्सपेंडिचर कर दी, अब आप करंट में कोई भी डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं, तो उसमें वो कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकता, ऑलरेडी गॉन है। तो ऐसे कॉस्ट को संक कॉस्ट कहते हैं। आपको याद होगा सिंक, सैंक, संक। संक मतलब होता है जो डूब गया। तो ये था संक कॉस्ट का कंसेप्ट। अब आप आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के बारे में जाने। आउट ऑफ पॉकेट यानी जो जेब से बाहर हो जाए, यानी एक्चुअल में आपका जो मनी स्पेंट जिस चीज कॉस्ट में होता है, उसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी आइटम है अकाउंट्स में जिसमें एक्चुअल में कोई मनी का फ्लो नहीं होता, लेकिन उसको आप एज ए कॉस्ट, एज ए एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक
एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड में दिखाते हैं एज ए एक्सपेंडिचर, और उससे आप अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली आप अगर देखें तो डेप्रिसिएशन का जो के नाम से जो एक्सपेंडिचर है उसमें आप किसको पैसा दे रहे हैं? किसी को पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उसको आप एज एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के एग्जाम्पल में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। बाकी कोई भी चीज जो आप परचेज कर रहे हैं, मटेरियल परचेज कर रहे हैं, लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, यानी जिसमें आप एक्चुअली आपके पैसे आपके जेब से बाहर जा रहे हैं, which involve the cash outflow, that is called out of pocket cost। मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को समझ चुके होंगे। अब आप शट डाउन कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये एक ऐसा कॉस्ट है जो आपके शॉप के बंद होने के बाद भी ये कॉस्ट कंटिन्यू रहता है, होता रहता है। इसको आप ऐसे समझे सिक्योरिटी का जो कॉस्ट है। आप सपोज करो आपका किसी मार्केट में शॉप है, आप शॉप को बंद करके रात में आ जाते हो, लेकिन सारे शॉप वाले मिल करके कुछ सिक्योरिटी गार्ड रखे हो जो रात में आपके शॉप की सुरक्षा करता है, तो उस सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी जो है वो शट डाउन कॉस्ट होगी। आप इट मीन्स कि आप टेम्पोरली बंद भी कर ले 1 दिन 2 दिन 10 दिन, फिर भी आपको वो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, टेम्पोररी क्लोजर के बाद भी जो कॉस्ट आपको देना होगा। सपोज रेंट, आप दुकान बंद भी करें फिर भी रेंट देना होगा। तो रेंट, वो जो सिक्योरिटी के एक्सपेंडिचर है, वो ये सब शट डाउन कॉस्ट के एग्जाम्पल है। इसके आते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट के बनने में जितने खर्च होते हैं वो सारे प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं एक लाइन में, यानी इट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब कॉस्ट निकालने के सिस्टम अलग अलग होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से। तो अलग अलग मेथड में से कॉस्टिंग निकालने में टोटल कॉस्ट का जो वैल्यू है वो थोड़ा वेरी करता है, लेकिन वो यहाँ पर विषय नहीं है कि मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट कैसे निकाली जाती है या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट से कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। आपको प्रोडक्ट कॉस्ट में यही जानना है कि जो टोटल लागत है जिससे कोई कॉस्ट बनता है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। दैट्स इट। अब पीरियड कॉस्ट की बात की जाए तो ऐसे कॉस्ट जो एक डेफिनेट पीरियड के बाद रिपीट होते हैं, जैसे सैलरी वगैरह हर मंथ देना पड़ता है, रेंट हर मंथ देना पड़ता है। तो ऐसे भी जो कुछ कॉस्ट होते हैं जो एक डेफिनेट पीरियड के बाद रिपीट होते हैं, जैसे सैलरी मंथली देना होता है तो हर मंथ में सैलरी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर मंथ में पे करना होगा। तो ऐसे सारे कॉस्ट को आप एक नया नाम दे सकते हैं जिसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये सपोज कीजिए आपके पास कोई अभी एक मशीन है और अब वो पुरानी हो चली है, अब उसको चेंज करके नई मशीन सेम वैल्यू की लेना चाहते हैं, जो यूटिलिटी वैल्यू पिछले मशीन की थी वही काम करेगी अब नई मशीन। तो पुरानी मशीन को बदल के जो नई मशीन लेने में जो खर्च आएगा, उसको रिप्लेस करने में जो खर्च आएगा, उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद और है मार्जिनल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो आप अभी फिलहाल मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आप यही जाने, मार्जिनल कॉस्ट जो है एक एडिशनल यूनिट को बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट होता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यह एक तरह का वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो इसका आप और डिटेल में आपको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। अभी आप 2 चीज ध्यान में रखें कि
एक यूनिट जो आप एक्स्ट्रा बनाने जा रहे हैं, यानी जो पहले एग्जिस्टिंग जो बना रहे थे उसमें आज आप एक यूनिट और एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो उस एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, नेचुरल है कि आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा वो सिर्फ मटेरियल लेबर यानी वेरिएबल नेचर का ही कॉस्ट होगा, क्योंकि फिक्स नेचर के कॉस्ट तो पहले ऑलरेडी आपने रिकवर कर रखे हैं। तो सिर्फ एडिशन जो होगा तो मटेरियल और लेबर के फॉर्म में होगा, यानी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगा एक एडिशनल यूनिट को बनाने में, तो उससे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इस तरह मैं समझता हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट थे उसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कशन कर दिया। ऐसे तो कॉस्ट और भी होते हैं, लेकिन जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है। और इसके बाद भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे मेरे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके जी, बाय, बेस्ट ऑफ लक।